बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो तो बिल्कुल आपके सामने है कि बिल्कुल मकदर है और बादल छाए हुए हैं पूरी उसके ऊपर, और आंधियाँ चल रही हैं। और ज़्यादा आंधियाँ जो चल रही हैं वो जबरी जो है वो अलहदगी से मुतल्लिक़ है, जिसको इमरान खान ने कहा है कि फोर्स डाइवोर्स यानी जबरी तलाक़ों का सिलसिला जारी है। वो उसी बंदे की ज़मानत होती है जो जेल के अंदर तय करके आता है कि जनाब मैं बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इमरान खान से ला तल्क़ी का ऐलान कर दूंगा। नाज़रीन, पता नहीं ये ला तल्क़ी कितनी देर तक होगी, ये जबर जब तक रहेगा उस वक्त तक ये लोग ला तल्क़ रहेंगे, और फिर इमरान खान के लिए जब आसानियाँ पैदा हो जाएंगी तो दोबारा ये रजू कर लेंगे। वैसे भी इस्लाम में हलाले का हक़ तो है, तो जो लोग अलग हो रहे हैं जितनी देर इमरान पे सख्ती रहेगी इतनी देर वो किसी और के साथ निकाह कर लेंगे। फिर इमरान खान जब आसानी के साथ फिर इमरान खान के लिए जब ज़िंदगी आसान हो जाएगी तो ये दोबारा उधर जाने का हक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं उसके हवाले से शेख रशीद साहब और बाबर अवान साहब ने कहा है कि ये लोग डेपुटेशन पे आए हुए थे, लिहाजा दोबारा इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का इनको हुक्म दिया गया। ये कुदरती बात है। वैसे जो लोग डेपुटेशन पे आते हैं और उनका दोबारा जब उनके इदारे में उन्होंने जाना होता है तो पहले इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है अफवाज पाकिस्तान को कहा जाता है। तो ये ज़ूमानी फ़िक्र है कि जो डेपुटेशन पे आए हुए थे उनको दोबारा इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, और इसमें कोई शक भी नहीं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अधूरा सच बोला। उन्होंने ये तो बताया कि इमरान खान के लिए मैंने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मैंने जनाब सरवर चौधरी साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फ़लाँ को ठोक दिया, फ़लाँ की ऐसी तैसी फेर दी। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये भी इमरान खान ने कहा था कि जब आपकी गिरफ़्तारी होगी तो आपने जो ज़मानत के आर्डर हैं हाथ में लेके जनाब मेरे हक़ में नारेबाजी करनी है, फिर आपने जनाब जेल गाड़ी में बैठ जाना है ताकि आपको जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ये भी उनको बताना चाहिए था, और ये भी बताना चाहिए था कि उनको जेल में इमरान खान का पैगाम मिला है कि सब जनाब अली कबूल कर लो और जाके मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, या किसी और ने उनको जनाब अली दबाया है तो उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे तो उनका भांडा वहीं पे साफ़ियों ने फोड़ दिया जब कहा गया कि जनाब आप आम गुफ्तगू जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू बाहर बैठ के कर रहे थे उसमें तो कह रहे थे कि मैं तशद्दुद की वजह से पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, यहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं था। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये भी बताना चाहिए था कि वो पीटीआई में गए कैसे थे, उनको टिकट किसने लेके दिया जाता। ये सारे राज हैं। लेकिन अभी चूँकि आंधियाँ चल रही हैं कि पार्टी छोड़नी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और अब तो कोई हद नहीं रह गई कि अदालत में असद उमर की रिहाई के लिए जनाब बाबर अवान साहब गए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, अगरचे उन्होंने एक खुशगवार मोड में ये कहा है, लेकिन बात तो उन्होंने सच की। उन्होंने कहा कि अगर हम ज़मानत का हुक्म जारी भी कर दें लेकिन ज़मानत होगी नहीं जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो इस पे बाबर अवान साहब ने मीडिया से टाक करते हुए भी कहा कि फिर हमने उनसे कहा कि जनाब ये नौबत आ गई है। लेकिन जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि जी असद उमर जो हैं उनको चाहिए कि अपने 2 ट्वीट जो हैं वो डिलीट कर दें, क्योंकि 63,000 लोगों ने देखा है। तो बाबर अवान ने कहा कि एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और दूसरा जो ट्वीट है वो भी डिलीट नहीं करेंगे, और आपको 63,000 के ऊपर मसला बन रहा है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जिनके मिलियंस में जाते हैं तो फिर उनका क्या बनेगा। तो बाबर अवान के सवालात या जवाबात अपनी जगह पे हैं, लेकिन अदालत की तरफ से ये कहना बहुत ही मानी रखता है कि अगर हम आपकी ज़मानत का हुक्म जारी भी कर देते हैं तो आपकी ज़मानत नहीं होगी। और नाज़रीन, आपने देखा भी है अली मोहम्मद साहब की ज़मानत हुई लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, हत्ता कि श्री मज़ारी साहबा की 4 दफ़ा ज़मानत हुई और 5वीं दफ़ा जो है फिर उनको वो बेचारी टूट गई, और उस पर चौधरी एतजाज़ हसन जो है वो फूट फूट के रोए भी कि हमारे मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो नाज़रीन, इसी तरह कई और लीडर हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा है, उनकी रिहाई हुई, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और उनके एक वकील हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि वो पार्टी छोड़ रही है, लेकिन वो थोड़े से वक्त के लिए जो ही अडयाला जेल से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रही हूँ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है। और इमरान खान ने तो वैसे आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और कहा है कि जो लोग छोड़ रहे हैं मुझे पता है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है इसलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ बात जो है, इससे हमारे सिक्योरिटी इदारे बहुत बदनाम हो रहे हैं। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रही है, क्योंकि हमारे पहले भी ये एक आम तासर मौजूद है। बल्कि ये सच भी है कि माजी में और हाल में हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं सियासत का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन पीडीएम एक ऐसा बोझ है जिसकी वजह से बराह रास्त जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों को जो है ये कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ
कि जो ही सूरत हाल बदलेगी, PDM को इक़्तिदार से बाहर आएगी, ये जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो PDM जो है वो शोर शराबा करेगी, जनाब ये तो जुर्म हमने किया ही नहीं, ये तो फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया। अपना माजी उठा के देख लें, मौलाना फजल रहमान के बयान देख लें, मरियम बीबी के बयान देख लें, नवाज शरीफ के बयान देख लें, जरदारी साहब के बयान देख लें, आपको सारे का सारा क्लू मिल जाएगा कि जनाब इन्होंने मुस्तकबिल करीब में क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि ये बात सोचने की है अफवाज पाकिस्तान की भी, हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी सोचनी चाहिए कि वो जिनके लिए इस हद तक जा रहे हैं उन्होंने तो आने वाले वक्त में एक लम्हा नहीं लगाना और सारा गंद उठा के फिर अफवाज पाकिस्तान पे फेंक देना। इसी तरह हुआ जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ है कि इमरान खान साहब ने जनाब 1 साल से सड़कों पे हैं, उन्होंने भी सब कुछ बताया कि जनाब मेरे साथ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये किया, ये फैसले उन्होंने किए, मुझे वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, सारे फैसले मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती थी। तो मौलाना फजल रहमान का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, और उन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो ज़बान इस्तेमाल की थी जो इमरान खान बिन ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये सारी सोचने की बातें हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की हैं कि जो इस वक्त में हो रहा है, ये जो जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं, बेशक वो PDM वाले ही कर रहे हों, लेकिन तासर यही है कि ये हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर रही है। इस तासर को ज़ायल करने के लिए जिस तरह के हमारे जो हैं DG ISPR प्रेस रिलीज जारी करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या तो वो कहें कि हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ जो है जनाब PDM की हुकूमत कर रही है, या PDM वाले अब बताएं ना, जब अपोजिशन में जाके वो रौला डालेंगे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो ख्वाजा आसिफ भी बगलें बजा रहे हैं कि जनाब हम PTI पे पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल किसी के लिए खुशगवार सूरत हाल नहीं है, ये पछतावे के दिन है। आने वाले दिनों में सभी सियासतदान भी पछताएंगे, हत्ता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इन वाक़यात पे अफसोस होगा, चूँकि इससे हम कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है मज़ीद नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। और इन नफ़रतों को कौन दूर कर सकता था? सबसे पहले हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और उसके बाद सियासतदान। लेकिन सियासतदान चूँकि मौका परस्त होते हैं और वो मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ही इक़्तिदार से बाहर होंगे, यही ख्वाजा आसिफ साहब की आपने ज़बान देखी थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में, और उसके अलावा जब जनरल फैज़ पावर में थे, जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं वो पावर में थे, यही ख्वाजा आसिफ साहब जो है स्टैब्लिशमेंट में, यही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते थे। लिहाजा जो ही ये लोग इक़्तिदार से अलहदा होंगे, तख्ता मश्क ये फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बना लेंगे और फिर PTI वाले बैठ के अंसरे होंगे। इस वक्त ना मुल्क में आइन है ना कोई कानून है, इधर अदालतें जमानत देती हैं, उधर दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। यानी जेलों के बाहर पुलिस के डाले और वीगो डाले जो हैं वो मुहर्रर और साथ FIR का जो रजिस्टर है वो लेके बैठे होते हैं। जो ही बंदा बाहर आता है साथ ही एक नई जनाब अली FIR रजिस्टर करके उनको जेल, किसी दूसरी जेल भिजवा दिया जाता है। इससे बेहतर है वैसे PTI के जो लोग जेलों में हैं वो ज़मानत के लिए अप्लाई ना करें, वेट करें ताकि सूरत हाल बेहतर हो। और कहा जा रहा है कि उनको जेलों में बहुत तंग किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, गर्मी के वाले सेलों में रखा जाता है, तो फिर बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं, जैसे इमरान खान कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM का बोझ उठा उठा के थक गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बात को वो भी महसूस कर रहे हैं कि ये जितना जो कुछ अनारकी पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, अदालतों के ज़रिए, कानून के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, रेंजर के ज़रिए, ये सारे का सारा बोझ जो है आखिर में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही उठाना है। और मुसद्दका ज़राए ये कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने PDM को, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान का वज़न वाकई ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ इक़्तिदार के रसियाँ हैं। फिर ख्वाजा आपसे मैंने आपको बताया ये सब मौका परस्त हैं, जो ही इनको मौका मिलेगा ये अपनी तोपों के रुख दोबारा जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर लेंगे, और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पहले ही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है और अब मज़ीद नुकसान होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये खबर बता रहा था कि अब ये आने वाले चंद दिनों में ही, चंद हफ्तों में ये तय हो जाएगा कि इलेक्शन हमारे कब होने वाले हैं, और इसके अलावा ये भी तय हो जाएगा कि इमरान खान की क्या पोजीशन है। क्या वाकई इमरान खान की PTI जमात को कलअदम करार दे दिया जाएगा, और अगर इमरान खान की तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर वो इंसाफ के लिए किस प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगे। और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में एक बड़ा दफ्तर खोल लिया। कहा जा रहा है कि वो एक नई जमात बनाने के लिए जा रहे हैं और उनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन लोगों का उस वक़्त हाथ था कि जनाब आज़ाद अरकान को अपने जहाज़ में बैठाएं और इमरान खान की ला के झोली में डालें, और वही लोग अब उनको कह रहे हैं कि जी जहाज़ को अपना उसका तेल पानी बदल लें और उसकी ओवरऑलिंग करवा लें, चूँकि अब नए बंदों की तलाश जारी करनी है। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म भी जहांगीर तरीन हो, और उसके साथ साथ मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम भी लिया जा रहा है कि अगले निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद या जनाब जहांगीर तरीन में से कोई एक हो सकते हैं।
तो नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं इसके बारे में शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेशर कॉन्फ्रेंस है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सारे दबाव के तहत सब कुछ बोला जा रहा है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब का मैं कहूँगा कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिकट लिया था, जितनी मिन्नत समाजिद के बाद उन्होंने इमरान खान को राज़ी किया था, जिस तरीके से वो इमरान खान के नज़दीक हुए थे, तो उन्होंने कुछ अपनी औकात से कुछ ज़्यादा ही डायलॉग बोल दिए हैं और आने वाले दिनों में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आने वाले चंद दिन जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल का तयन कर देंगे कि हमारा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इलेक्शन कब होंगे। कहा जा रहा है कि सितंबर तक इलेक्शन यकीनी तौर पे होने जा रहे हैं ताकि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लाया जा सके। लेकिन अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लाना है तो फिर सब के लिए ओपन ग्राउंड रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक जमात को उसके बंदे भी तोड़ दें और उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दें। तो ये मरियम बीबी के मुताबिक लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो हो सकता है, और चूंकि वो कहती हैं कि मैं हमारे मुखालिफ, चूंकि उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो उसके हाथ पाँव बांध दिए जाएँ तो फिर हम इलेक्शन में उतरेंगे। लेकिन ये ज़्यादती होगी, इसको फिर कौम तस्लीम नहीं करेगी। फिर अगले 5 साल फिर नाराबाजी में गुजर जाएंगे, और इमरान खान हुकूमत में हो ना हो, पार्लियामेंट में हो ना हो, अवाम को वो मोबिलाइज रखेगा, तो फिर क्या मज़ा रहेगा उस इलेक्शन का। लिहाजा ऐसी सूरत हाल पैदा करना बहुत ज़रूरी है ताकि इलेक्शन जो है वो सब के लिए काबिल कबूल हो। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।